सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चम्मच चमचा चमचागिरी। फिर सही क्रम में हम लोग शब्दों को सही क्रम में लगाना सीखेंगे। उसके बाद संगीत की क्लास में समझेंगे अलंकार को। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और खेलेंगे एक खेल बिंगो। उसके बाद समझेंगे भिन्नों के सरलतम रूप को। फिर संख्या बनाओ में हम लोग संख्याओं के बारे में समझेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है वेयर इज़ द बैट। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। घर बैठे बैठे आजकल मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए जब ये कार्यक्रम शुरू होता है मेरे अंदर एक नई सी ऊर्जा आ जाती है। कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है तो मेरा मन थोड़ा सा खुश हो जाता है और 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रोज हम हिंदी और गणित ही सीखते हैं, पर हिंदी में कुछ नई कहानी देखते हैं, वो मुझे अच्छी लगती है। फिर रोज अलग अलग गेम भी खेलते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर शुरू करें कहानी से। मैं तो तैयार हूँ, आप कॉपी पेंसिल लेकर आए हैं? ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी की एक कहानी। बिट्टू की काकी बिट्टू नहीं दिखाई दे रही है। वह पढ़ रही है। बिट्टू, ओ बिट्टू, आप आ गए? मैं कहानी पढ़ रही थी। बहुत बढ़िया, पर कहानी के बारे में तो बताओ। मुझे लग रहा है बिटिया चम्मच के बारे में पढ़ रही थी। क्यों बिट्टू? आपको कैसे पता चला? बिटिया, तुम्हारी काकी ध्यान से सुनती रहती है, कौन क्या बोल रहा है। आप रहने भी दीजिए, वो तो बिटिया बार बार चम्मच का नाम ले रही थी। मुझे लगा कोई बर्तन से जुड़ी कहानी होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं काकी। मैं जो कहानी पढ़ रही थी वह चम्मच के बारे में ही थी। हमें भी बताओ, चम्मच के बारे में क्या लिखा था? बिट्टू के काका, आप क्या करेंगे चम्मच के बारे में जानकर? आपको तो हाथ से ही खाना पसंद है। भाग्यवान, लगता है तुम भूल गई हो। खिचड़ी तो मैं चम्मच से ही खाता हूँ। रही बात जानने की, तो चम्मच का उपयोग सिर्फ खाने में ही नहीं, अलग अलग चीजों में भी तो करते हैं। जैसे ढोलक बजाने में भी चम्मच का प्रयोग करते हैं। और काका, मैं भी तो गरम गरम गुलाब जामुन चम्मच से ही खाती हूँ। बिटिया, अब तो कहानी के बारे में बताओ। उसमें लिखा था चम्मच अलग अलग धातु की बनी होती है। बिल्कुल बिटिया,
चम्मच स्टील, पीतल, तांबे, लकड़ी, प्लास्टिक की भी बनी होती है। पर काका, अपने घर में तो सिर्फ स्टील की ही चम्मच है। बिटिया, पहले अलग अलग धातु की चम्मचों का उपयोग करते थे, अब भी लोग करते हैं पर कम। अच्छा काकी। बिटिया, सब हमसे ही जान लोगी या कहानी भी सुनाओगी? हाँ हाँ काका, जरूर सुनते हैं कहानी। चम्मच, चमचा, चमचागिरी। चम्मच, चमचा, चमचागिरी, इन वस्तुओं और शब्दों का हम सभी इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चम्मच पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में सबसे पुरानी है। हाँ, आपकी बात भी सही है कि आपकी उंगलियां तो उससे भी पुरानी हैं। लेकिन आप अपनी उंगलियों को बर्तन तो नहीं कहते ना। रसेदार सब्जी, दाल या शोरबा चम्मच से आसानी से खाए जाते हैं, खास तौर पर तब जब वे गर्मा गर्म परोसे गए हों। जब इंसान को तरल खाना मुंह में पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी, तब उसने किसी चम्मचनुमा चीज़ का इस्तेमाल किया। इंसान पहले सीपियों और सही आकार के पत्थर से काम चलाता होगा, पर 1000 ईस्वी पूर्व में मिस्र में हत्थे वाली चम्मचों के प्रमाण मिलते हैं। वेद में भी धातु की बनी चम्मच पर प्रकाश की चम्मच का जिक्र है। यूनानी, रोमन व चीनी सभ्यता में भी चम्मचों के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। कांसा, चांदी, लकड़ी, हाथी दांत और गाय के सींग से चम्मचें बनाई जाती थीं और इनके हत्थों पर खूबसूरत नक्काशी भी की जाती थी। नारियल के खोल से बनी चम्मचों को आप आज भी ऐसी जगह पाएंगे जहां नारियल के पेड़ उगते हैं और खाने में नारियल का इस्तेमाल होता है। आप भी अपने आसपास की चीज़ों से चम्मच बना सकते हैं। केरल में आम के पत्ते के दोनों सिरों को सीख से बेधकर बच्चे चम्मच बनाते हैं और बड़े मज़े से ज़्यादा पानी में पके चावल की कंची खाते हैं। चम्मचों के बारे में तो काफ़ी जानकारी मिलती है, लेकिन चमचागिरी कब शुरू हुई, यह पता लगाना चाहिए। हमारी भाषा में नए शब्द कहाँ से आते हैं, यह भी एक दिलचस्प खोज होगी। क्यों, कैसी लगी कहानी? बहुत बढ़िया। पहले से आज तक चम्मच के बारे में जानकर खूब मजा आया। तो क्यों ना जानकारी बढ़ाने के लिए थोड़ी चर्चा की जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तुम ही बताओ, पृथ्वी पर सबसे पुराना उपयोग होने वाला बर्तन कौन सा है? जिसकी कहानी हम लोग सुन रहे थे, यानी चम्मच। बिट्टू के काका, आप बताइए, चम्मच से क्या क्या खाया जाता है? रसदार सब्जी, दाल, शोरबा। बहुत खूब। अब बारी है काकी की। किस सभ्यता में चम्मचों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं? बिटिया, यूनानी, रोमन और चीनी सभ्यता में चम्मचों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। बहुत बढ़िया। बच्चों, अब बारी है आपकी। आप भी इन प्रश्नों के बारे में घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, नारियल के खोल से बनी चम्मच को आज भी कहाँ देख सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, केरल में बच्चे चम्मच को कैसे बनाते हैं? तीसरा प्रश्न है, चमचागिरी शब्द का मतलब पता कीजिए। चौथा प्रश्न है, अपने आसपास की चीजों से चम्मच बनाइए और बनाने की विधि को लिखिए। बिट्टू के काका, इस जानकारी भरी कहानी के बाद खेल हो जाए। अरे वाह, खेल? बात तो पते की कर रही हो, पर क्या? मतलब आपकी खेल खेलने की इच्छा नहीं है? काका, ऐसा है क्या? बिटिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो पहेली मत बुझाइए, जो बात है वह बताइए। पर खेल का नाम तो बताओ। इतनी देर से यही पूछना चाह रहे थे। खेल का नाम है सही वाक्य क्रम। फिर खेलना शुरू करो।
तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है सही वाक्य क्रम। इस खेल में शब्दों को आगे पीछे करके वाक्य को सही करना है। तो चलिए मिलकर खेलते हैं इस खेल को। शब्दों को आगे पीछे कर सही वाक्य बनाएं। है रंग बिरंगे फूल खिले यहाँ। तो क्या लगता है आपको सबसे पहले कौन सा शब्द लेकर आऊं मैं यहाँ? चलिए देखते हैं। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो अब लग रहा है मुझे सही है। आपको क्या लगता है सही है? चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या लिखा है? पढ़ी ओस घास हुई पर है। तो मुझे लग रहा है घास को सबसे पहले लाते हैं। घास शब्द को यहाँ लेके आया। घास पर मुझे लग रहा है कि ओस को पहले लाएं। चलिए, घास पर ओस पड़ी हुई है। मुझे लग रहा है कि अब सही है। चलिए चेक कर लेते हैं। राइट आंसर। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। मजा आ रहा है इस खेल में? बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कल में सभी मेले दोस्त जाएंगे। सभी दोस्त मेला जाने की बात कर रहे हैं ये। तो मुझे लग रहा है कल सभी दोस्त मेले में जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये वाक्य सही है। कल सभी दोस्त मेले में जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? सही है? आपने बना लिया? आप भी बनाते रहिए अपनी कॉपी पर। बिल्कुल मजा आ रहा है इस खेल में। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रंग है तितली में इस साथ। मुझे लग रहा है कि इसको पहले लाते हैं। इस तितली में है रंग साथ। क्या लग रहा है? सही है? चेक करके देख लें। चलिए देखते हैं। ट्राई अगेन। अभी इसमें कुछ गलती है, उसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए मिलकर करते हैं। तो इस तितली में 7 रंग है। अब देख लेते हैं वापस पढ़कर। इस तितली में 7 रंग है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये सही वाक्य है। चेक कर लें। ठीक है, राइट आंसर। बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। है जीत गया मैच भारत। तो पहले क्या आएगा? भारत। चलिए मैं भारत शब्द को पहले लाता हूँ। यहाँ पे भारत जीत गया मैच है। क्या लग रहा है? सही है? नहीं? चलिए ठीक करते हैं इसको। भारत मैच जीत गया है। वापस पढ़ें। भारत मैच जीत गया है। अब मुझे लग रहा है कि ये सही वाक्य है। चलिए चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या लिखा है यह बहुत शहद मीठा। तो मुझे लग रहा है कि ये पहले यह को लाते हैं। यह शहद बहुत है मीठा। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं सही है या नहीं। देखते हैं। ट्राई अगेन। कुछ गड़बड़ है, अभी सही नहीं है ये। तो यह अगर मीठा को पहले लाएं, यह मीठा बहुत को पहले लाते हैं। यह बहुत मीठा शहद है। यह बहुत मीठा शहद है। राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए आगे चलते हैं। है पाना शिक्षा सभी का अधिकार। तो मुझे लग रहा है आप भी सही करते रहिए। चलिए शिक्षा पाना सभी का
अधिकार है। शिक्षा पाना सभी का अधिकार है। मुझे लगता है कि अब ये सही है। चेक कर लेते हैं। राइट आंसर। बिल्कुल सही। ग्रेट काका, खूब मजा आया। वह कैसे? शब्दों को आगे पीछे करके सही वाक्य बनाने में। क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी। अब वापस तैयार हो जाइए। पर इस लॉकडाउन में जाना कहाँ है? संगीत की दुनिया में। अरे वाह, संगीत। फिर तो जल्दी सुनाओ। जनाब, संगीत सीखने के बारे में जानेंगे। अच्छा जी। अब आपको पता है, स्वरों को और उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हम उनके अलंकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अलंकार का मतलब ही होता है स्वरों को सजाना। उनका एक पैटर्न होता है जो कि आरोह में भी होता है। पहले चढ़ेगा वो पैटर्न और वो उसी पैटर्न के अनुसार हम नीचे भी आएंगे, अवरोह भी करेंगे। आज हम सबसे बेसिक अलंकार बनाते हैं। तो हम 3 स्वर का ग्रुप लेंगे, ठीक है? पहला है सा रे गा। तो हमने पहले 3 स्वर का ग्रुप बनाया। अब हम क्या करेंगे? सा को छोड़ते हुए रे से 3 स्वरों का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? अब सा को छोड़ा तो क्या बोलेंगे? रे गा मा। रे को छोड़ा तो गा मा पा मा पा रा पा धा नी धा नी सा। बहुत सुंदर। एक बार मिलके गाएं। सा रे गा मा गा मा पा मा पा रा पा धा नी धा नी सा। इसका क्या किया अलंकारों का? आरोह। ये आरोह था। अब हम इसी सिस्टम के साथ अवरोह भी करेंगे। तो हमारे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे कौन सा स्वर था? सा। अब सीढ़ी नीचे उतरनी है। सा नी धा पा मा ग रे सा। तो समझ आया अलंकार क्या होते हैं? हाँ। आप लोग अलंकार बनाना चाहोगे? ऐसा कोई? कौन? आप? 2 का। हाँ, 2 का। चलो। सा रे रे ग ग म म प प दा ध नी नी सा। वाह, तालियां। तो ये हमने क्या किया अलंकार का? आरोह। हाँ, अब अवरोह करें। सा नी नी द ध प प म ग ग रे सा। एक बार मिलके गए 2 वाला। सा रे रे ग ग म अगला अलंकार कौन बनाना चाहता है? मैं। कैसे बनाओगे? कितने का ग्रुप बनाओगे आप? 4। 4 का? चलो बना के दिखाओ। सा रे ग म प ग म प द म प द नी सा। सा नी द प म द प म ग ग रे सा। वाह, क्या बात है। नहीं। चलो अब बनाओ। सारे सारे ग रे ग म ग म ग म प द नी सा। वाह, तालियां उसके लिए पहले। तो आपने कैसे बनाया इस अलंकार को? सारे सारे 2 बार। पहले हमने 2 स्वर लिए सारे, फिर सारे गा 3 लिए, ठीक है ना? अब अवरोह कौन करेगा इसका? बोलो। सानी सानी धा नी धा प म ग रे सा। बहुत सुंदर, तालियां कोमल के लिए भी। और कोई बनाना चाहता है अलंकार? सा म रे पा ग ध म नी प सा प नी म ध ग प रे म सा। वेरी नाइस। तो आपने तो और भी मुश्किल अलंकार, इन्होंने क्या किया? सा बोला, सा के बाद रे और ग को छोड़ के इन्होंने सीधा सा से म पर गया। कैसे? सा म रे के बाद रे ग
ऋतुजा, ये तो बहुत मुश्किल अलंकार आपने बनाया। मजा आया? है ना? अब ऐसे हम कितने सारे अलंकार बना सकते हैं ना? बहुत सारे। तो अब ऐसा करेंगे, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। अब होमवर्क में क्या करना है, आप लोग घर से अलग अलग तरह के अलंकार अपनी मर्जी से जो भी आप करना चाहते हो, आपके पास 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों को कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे करके आपको क्या बनाना है? अलंकार। सब लोग करके आएंगे और फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे। सब अपने अलंकार एक दूसरे को दिखाएंगे और फिर साथ बैठ के गाएंगे। ठीक है। कैसा लगा? बहुत मजा आया सच में। एक बात भूल रही हो बिट्टू। वो क्या? समझ गई। अब मुझे और मेरे दोस्तों को सा रे ग म प ध नि सा से अलग अलग अलंकार बनाने हैं और घर के सदस्यों को सुनाने हैं। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। चलिए एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है बिंगो। अब तक आपने गुणा चार्ट भरना और पहाड़े बोलना सीख लिया है। आइए इसी पर आधारित एक खेल खेलते हैं। यह खेल 2 से 10 खिलाड़ियों द्वारा खेला जा सकता है। इस खेल को खेलने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी। एक भरा हुआ गुणा चार्ट, 100 चिट्स के 2 सेट, 2 मध्यम आकार के बैग या बक्से, जिनमें से एक को डील बैग और दूसरे को बिंगो बैग कहा जाएगा। चिट्स बनाने के लिए क्या करना होगा? कागज के 100 छोटे छोटे टुकड़ों के 2 सेट काटें और टुकड़ों पर गुणा चार्ट की सभी संख्याएं लिखें। यदि संख्या 12 चार्ट में 4 बार दिखाई दे रही है तो संख्या 12 की 4 चिट्स बनाएं। क्योंकि संख्या 11 चार्ट में दिखाई नहीं देगी, इसलिए संख्या 11 की एक भी चिट नहीं बनेगी। यानी जो संख्या चार्ट में नहीं है उसकी चिट भी नहीं बनेगी। कागज के प्रत्येक टुकड़े को मोड़ें और चिट्स का एक सेट डील बैग में और दूसरा बिंगो बैग में रखें। खेल की शुरुआत ऐसे करें। प्रत्येक खिलाड़ी बिना देखे डील बैग से 10 चिट ले ले। एक भरा हुआ गुणा चार्ट खिलाड़ियों के सामने रखें। एक खिलाड़ी बिंगो बैग से एक चिट निकाले और उस पर लिखी संख्या पढ़े। अब वह अन्य सभी खिलाड़ियों से पूछे कि क्या उनकी किसी चिट पर वह संख्या लिखी है। अब जिसके पास वह संख्या है वह उस संख्या की चिट गुणा चार्ट पर उस संख्या के स्थान पर रख देगा। आप देखेंगे कि ज्यादातर समय चार्ट पर चिट रखने की जगह 1 से अधिक होती हैं। इस तरह एक खिलाड़ी बिंगो बैग से चिट उठाकर सभी को बताएगा
और हर खिलाड़ी संख्या के हिसाब से गुणा चार्ट में उस संख्या को रखता जाएगा। इस तरह खेल चलता रहेगा। जिस समय किसी खिलाड़ी की सभी चिप्स खत्म हो जाएंगी, उसी समय वो जोर से बोलेगा या बोलेगी बिंगो, और वह खिलाड़ी जीत जाएगा या जीत जाएगी। जब आप इस खेल को कई बार खेल चुके होंगे, तब आपके लिए अगली चुनौती यह होगी कि क्या आप एक खाली गुणा चार्ट के साथ यह खेल खेल सकते हैं। इसमें अंतर सिर्फ ये होगा कि गुणा चार्ट पर संख्या को ढूंढने की बजाय आपको खाली गुणा चार्ट पर चिट रखने के लिए सही जगह के बारे में भी सोचना होगा। हेलो बच्चों, आइए हल करते हैं भिन्न के सवाल। सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल है, सूरज के पिताजी एक केक लाए। सूरज ने केक अपने लिए, अपने भाई के लिए, माँ, पिताजी और दादा दादी के लिए 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा? आइए हल करते हैं। ये रहा सूरज के पिताजी जो केक लाए हैं। तो सबसे पहली बात, सूरज के पिताजी लाए थे ये केक, ये रहा। अब सूरज ने केक के कितने हिस्से किए हैं? 6। ठीक है, सूरज ने केक के 6 समान टुकड़े किए हैं और प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? क्या करें? इस हिस्से को, इसे हम बदल देते हैं भिन्न में। कुल किए गए हिस्से कितने हैं? 6। तो 6 नीचे की ओर, ये है एक हिस्सा, प्रत्येक को मिला है 1, इसलिए यहाँ पर ऊपर अंश में हमने लिखा 1। प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला? हर एक व्यक्ति को मिला केक का 1/6 हिस्सा। अगला सवाल है, राम के पास 20 गुब्बारे हैं। उसने सागर को 7 नीले गुब्बारे, रोहन को 6 लाल गुब्बारे, छोटी बहन को 4 पीले गुब्बारे दिए और खुद को 3 सफेद गुब्बारे रख लिए। तो हर एक को गुब्बारों का कितना हिस्सा मिला? देखते हैं। ये राम के पास अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं। रोहन के लाल गुब्बारे कुल गुब्बारों का कितना है ये पता लगाना है। सागर के नीले रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है ये भी पता करना है। और राम की छोटी बहन के पीले रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है यह भी। तो सबसे पहली बात तो कि राम के पास कुल गुब्बारे कितने हैं? 20 है। चलो गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो हर में कितना आएगा? 20 आएगा, यानी नीचे की तरफ 20 लिख दिया। अब सवाल क्या था हमारा? हमें पता करना है कि रोहन के लाल गुब्बारे कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है। तो लाल गुब्बारे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 6/20। तो
रोहन के लाल गुब्बारे कुल गुब्बारों का 6/20 हिस्सा है। अच्छा, अब सागर के नीले रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7/20। सागर के नीले रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारों का 7/20 हिस्सा है। अब राम की छोटी बहन पे आते हैं। छोटी बहन के पीले रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है? 1, 2, 3 और ये 4, तो 4/20। तो इस तरह राम की छोटी बहन के पीले रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारों का 4/20 हिस्सा है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 3। क्या सवाल है? सवाल है, राजू को नदी पार करनी है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी है 600 मीटर। राजू की नाव 3/4 चलकर बंद हो जाती है। नाव कितने मीटर पर बंद होती है, ये बताना है। ठीक है, तो ये 600 मीटर की दूरी। राजू की नाव 3/4 चलकर हुई है बंद। तो दोस्तों 600 मीटर का 3/4 कितना? देखिए 3/4 बराबर होता है 3/4। इसका मतलब 4 समान हिस्से करना है 600 के। 600 मीटर का 3/4 होगा 600 गुना 3/4। 600 गुना 3/4, इसे इस प्रकार हमने लिखा। और जब 600 का 3 में गुना किया तो हमें मिला 1800 भागित 4, और 4 का भाग 1800 में देने पर 450। तो 600 मीटर, उसका जब 3/4 निकालते हैं तो मिलता है 450। यानी राजू की नाव 450 मीटर चलकर बंद हो जाती है। इसी तरह के और सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आओ मिलकर समझते हैं भिन्नों का सरलतम रूप। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है भिन्नों का सरलतम रूप? एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक आयताकार डब्बा लिया और इस बॉक्स पे रंग भरा। अब आधे भाग पे रंग कर दिया, तो इसे भिन्न में क्या लिखा? 1/2। ठीक है। इसी आकार का एक और बक्सा ले लिया और उसके इस बार 4 भाग किए और 2 भाग रंग दिए, तो इस बार भिन्न हुई 2/4। इसी आकार का एक और बक्सा लिया और इस बार उसके हमने 8 भाग किए, जिसमें से हमने 1, 2, 3, 4 भागों को रंग दिया। यानी इस बार हमारी भिन्न है 4/8। अब आप देख पा रहे हैं कि तीनों आकार के बॉक्स में जो रंग है वह बिल्कुल समान भरा हुआ है। देखिए ध्यान से, इसका क्या मतलब है? 1/2, 2/4 और 4/8 ये सभी आपस में बराबर भिन्न हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न हैं। और अगर समतुल्य भिन्नों को हमें बराबर करना है तब हम क्या करते हैं? तब हम किसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं। यहाँ हम 2/4 को लेते हैं और 2/4 को 2 से भाग करके देखते हैं। जब इसे 2 से भाग करते हैं तो हमें भिन्न प्राप्त होती है 1/2। लेकिन हमने भाग 2 से ही क्यों किया? तो इसके लिए हम गुणनखंड करते हैं।
सबसे पहले अंश के यानी 2 के गुणनखंड। तो 2 के गुणनखंड है 1 और 2 और 4 के गुणनखंड है 1, 2 और 4। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि दोनों में 2 है यानी 2, 2 और 4 का साझा गुणनखंड है और इसलिए हमने 2 से भाग किया और इस तरह हमें 1/2 सरलतम भिन्न प्राप्त हुई। अब एक और उदाहरण, इस बार 4/8 लेते हैं। 4/8 को किससे भाग करें? सोचो। इसके लिए हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 4 के गुणनखंड है 1, 2 और 4 और 8 के गुणनखंड है 1, 2, 4 और 8। इस तरह हमें 2 साझा गुणनखंड मिले, एक तो 2 और दूसरा 4। लेकिन क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिया और भाग करने पर हमें मिला 1/2 जो कि ऊपर था, यानी यह सबसे सरलतम रूप है। सरलतम क्यों? क्योंकि सरलतम रूप क्या होता है आइए समझते हैं। भिन्न का वह सबसे छोटा और सरल रूप जिसके अंश और हर दोनों को 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, वह होता है सरलतम रूप। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 को अब 1 के अलावा किसी और संख्या से हम विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए यह सबसे सरलतम रूप हुआ। एक उदाहरण लिया 12/20। 12 के गुणनखंड 1, 2, 4, 6 और 12। 20 के 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो आप देखिए यहाँ पर साझा गुणनखंड क्या है? साझा गुणनखंड ये 2 है, बिल्कुल ठीक। और इसलिए हमने अंश और हर को 2 से भाग किया तो हमें मिला 6/10। क्या यह सरलतम भिन्न है? नहीं, क्योंकि इसे 2 से फिर से विभाजित किया जा सकता है। अब हमने इसे 2 से विभाजित किया तो मिला 3/5। क्या यह सरलतम भिन्न है? हाँ, क्योंकि अब इस भिन्न को और विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए यह सरल भिन्न है। यानी 2 से 2 बार विभाजित करने की बजाय सीधे 4 से विभाजित कर सकते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि 4 भी साझा गुणनखंड था और 4 एक बड़ी संख्या भी थी। तो 12/20 इसे हम 4 से भाग करेंगे तो मिला 3/5। अब 7/6 लेकर देखते हैं। 7 के गुणनखंड है 1 और 7 और 6 के हैं 1, 2, 3 और 6। 7/6 को ऊपर की तरफ हम 1 से और नीचे की तरफ 2 से भाग करके देखते हैं, हमें मिलता है 7/3। तो क्या ये सही भिन्न थी? नहीं, ये गलत थी। यह गलत है, क्यों? क्योंकि सरलतम रूप के लिए अंश और हर को समान संख्या से विभाजित किया जाता है। तो समान संख्या यहाँ पर 1 है जो एक साझा गुणनखंड है 7 और 6 का, इसलिए 7/6 को हम 1 से भाग करेंगे, तब हमें मिलेगा 7/6। क्या यह सरलतम भिन्न है? हाँ है, क्योंकि इस भिन्न को 1 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यह भिन्न का सरलतम रूप का एक एपिसोड हमारा खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। ख्याल रखें अपना, बाय बाय। अभ्यास के लिए सवाल। सवाल क्या है? ध्यान से सुनिए। सवाल है, चौथी कक्षा के 60 बच्चों में से 3/5 बच्चे मैदान में खेलने गए हैं, तो कितने बच्चे खेलने गए हैं? यानी 60 का 3/5 कितना होता है? आपको पता करके बताना है दोस्तों। बुक शेल्फ पर 72 किताबें हैं। यदि इनमें से 1/3 किताबें कहानी की हैं, तो कितनी कहानी की किताबें हैं? सवाल एक बार और सुनिए। बुक शेल्फ पर है 72 किताबें और 1/3 है कहानी की, तो कितनी है कहानी की? आपको बताना है। सवाल है, महेश के पास 8 रोटियां थी, उसने उनका 3/8 हिस्सा खा लिया,
और अपने भाई को 1/8 हिस्सा दे दिया तो उसके पास कितनी रोटियां बची? सवाल समझ आया दोस्तों? महेश के पास 8 रोटियां थी, उसने 3/8 हिस्सा खा लिया है और भाई को दे दिया है 1/8। तो अब उसके पास कितनी रोटियां बचेंगी? सवाल है कि रिया के पास 5 रिबन है। यदि प्रत्येक रिबन आधा मीटर का है तो 5 रिबन की कुल लंबाई क्या हुई? 5 रिबन है, हर रिबन की लंबाई है आधा मीटर, तो कुल मिलाकर 5 रिबन की लंबाई कितनी होगी? सवाल है कि यश के पिताजी ने 450 रुपए का आधा भाग यश को दे दिया, तो बताओ कि यश को कितने रुपए मिलेंगे? यश के पिताजी ने 450 रुपए का आधा भाग दिया है यश को, तो यश को कितने रुपए दिए हैं आपको बताना है। दोस्तों जवाब निकाल कर रखिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय। दोस्तों आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है वेयर इज माई बैट। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी की लेखिका है मीरा तेंदुलकर। इस कहानी के अनुवादक है हर्षित डिडवानी और इस कहानी की चित्रकार है रुजुता घाटे। Where is my bat? I lost my bat. I cannot find it anywhere. I looked behind the door. It wasn't there. I climbed and looked up. I couldn't find it there too. I looked under the bed, but it wasn't there either. I searched in the suitcase, but I couldn't find in there too. I looked up, I looked down, I looked here and I looked there. Not here, not there, not anywhere, nowhere. ये कहानी तो बिल्कुल मेरे अनुभव से मिलती जुलती है। इस कहानी में एक छोटा लड़का अपनी बैट को पूरे घर में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपना बैट कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में जब उसकी सहेली आई तो लड़के का बैट उसके हाथ में दिखा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हमेशा होता है। मैं अपनी चीजें अपने दोस्तों के घर भूल आती हूँ और फिर वही चीज जब वापस चाहिए होती है तो पूरे घर में ढूंढती हूँ। राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो बिल्लियों की प्रजाति से संबंध रखता है, लेकिन बेहद खतरनाक, ताकतवर और फुर्तीला है। हम बात करेंगे तेंदुआ यानी लेपर्ड की। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुआ भारत के जंगलों में आम तौर पर पाए जाने वाला एक शिकारी जानवर है और मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। ये देखने में बेहद खूबसूरत नजर आता है, जो गर्म इलाकों से लेकर बर्फीले इलाकों में भी पाए जाते हैं। बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले तेंदुए को हिम तेंदुआ भी कहा जाता है। तेंदुआ माहिर शिकारी की श्रेणी में आने वाला जानवर है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपने शिकार को बचने का कोई भी मौका नहीं देता है। तेंदुआ आकार में बाघ और शेर से छोटा होता है, लेकिन ऊर्जा के मामले में ये बाघ और शेर से कम फुर्तीला नहीं होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। पटना जू में हमारी तैयारी है कि लेपर्ड इनक्लोजर को एक नया लुक दिया जाए, इसे सी थ्रू बनाया जा सके, जिससे दर्शक आसानी से इसे आस पार आड़ पार देख सके और उनके लिए एक विजिटर गैलरी भी हो। लेपर्ड जो है किसी भी शिकार को लेकर के मतलब आराम से खाना पसंद करता है, और इसके लिए जनरली वो शिकार को लेकर और काफ़ी ऊंचाई पे पेड़ पे लगभग 15 से 20 फीट तक ऊपर ले जाकर, जैसे चीतल को ऊपर डाली पर ले जाकर के बैठ के आराम से खाना पसंद करता है, ताकि इसके शिकार को कोई दूसरा जानवर इसे छीन ना सके। एक स्वस्थ तेंदुए का जीवन काल लगभग 20 वर्षों का होता है। मादा तेंदुआ नर तेंदुआ से आकार और वजन में कम होती है। नर तेंदुए का वजन 37 से 91 किलोग्राम तक होता है और मादा तेंदुए का वजन 28 से 60 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 45 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ये काफी अच्छे तैराक होते हैं और नदी नालों में आसानी से तैर सकते हैं। ये मुख्यतः अफ्रीका, चीन और भारत में पाए जाते हैं। तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, जो इनकी पहचान है। परंतु कुछ तेंदुए काले रंग के भी होते हैं, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। आमतौर पर जंगलों में ये अकेला रहना पसंद करते हैं। शेरों की तरह झुंड बनाकर रहना इन्हें पसंद नहीं है। वयस्क होते ही ये अपने परिवार से अलग होकर अकेले रहने लगते हैं और अपना जीवन का ज्यादातर भाग पेड़ों पर अकेले ही बिता देते हैं। पेड़ों से ही ये अपने शिकार पर घात लगाते हैं। कभी कभी यह घास में छिपकर भी अपने शिकार का पीछा करते हैं। तेंदुआ 2.5 से 4 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 90 से 105 दिनों का होता है और मादा तेंदुआ एक बार में 2 या 4 शावकों को जन्म देती है। इनकी पूंछ लंबी होती है, जो इन्हें संतुलित करने में और तेज रफ्तार में मुड़ने में मदद करती है। ये काफी तेज दौड़ते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये हवा में 6 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकते हैं।
बाघ की अपेक्षा में इसका पगमार्क काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके आधार पे हम लोग जंगलों में गणना कर पाते हैं कि ये तेंदुआ और बाघ का जो पगमार्क है उससे अलग अलग, बिल्कुल अलग तरीके से पहचान हो जाती है। बाघ का इनसे बड़ा होता है, बाघ का लगभग 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तक जाता है, और लेपर्ड का उस हिसाब से काफ़ी छोटा रहता है, जो एक दोनों में भिन्नता प्रदान करता है। और गद्दी और नाखून दोनों बिल्कुल अलग अलग बाघ के होते हैं। लेपर्ड के जो होते हैं नाखून का जो पगमार्क होता है काफ़ी छोटा होता है, बाघ का काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी कोई भी आदमी जंगल में पहचान कर पाता है कि ये बाघ का पगमार्क है और ये तेंदुआ का पगमार्क है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं, और IUCN में इनका जो स्टेटस है लोअर रिस्क पे रखा गया है। इनका जो संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव है काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। मौसम के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है, मौसम के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन होता रहता है। भोजन में हम लोग प्रमुख रूप से इनको महिष मांस दिया जाता है, और गर्मी के मौसम में इनके नाइट हाउस में कूलर, पंखे, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। उसी प्रकार जाड़े के मौसम में हीटर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। रोशनदान वगैरह को फूस से ढक दिया जाता है ताकि इन्हें ठंड न लगे। और चूँकि रख रखाव पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, साप्ताहिक रूप से इनके केजों की सफाई होती है, इनके केज बाड़े में घास कटाई होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में ये तेंदुए दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।